हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये सेशन कंटिन्यूशन में जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम 2018 और इसके ऊपर मैंने 1 to 4 वीडियो बना दिया है जिसका लिंक यहाँ पे आई सिंबल में भी आ रहा होगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर या वीडियो नंबर 5th होगा जहाँ पे मैं 91 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करूँगा और आज लास्ट वीडियो होगा इसका जिसमें मैं रिमेनिंग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 19(1) कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ मियोसिस इज सुटेबल टू स्टडी होमोलोगस रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो होमोलोगस रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में होता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, क्रॉसिंग ओवर होता है और ये मियोसिस में फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस दो मियोसिस होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रॉसिंग ओवर होगा। मियोसिस 2 इज गोइंग टू एक्ट लाइक जस्ट लाइक माइटोसिस। तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यहाँ पे जस्ट सेपरेटेड जो हो जाते हैं क्रोमोसोम जो ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुके हैं मियोसिस 1 में। तो इसका आंसर होगा मियोसिस फर्स्ट। Moving to next question, which domain of the cell surface receptor is primarily involved in the signaling property? तो सिग्नलिंग प्रॉपर्टी के लिए रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं उनके एन टर्मिनस या सी टर्मिनस एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ हो और दूसरा सी टर्मिनस या तो एन टर्मिनस उनका इंट्रासेलुलर की तरफ हो। तो इस तरह के प्रोटीन जो बाईपास होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस तरह के पार्टिसिपेट करते हैं सिग्नलिंग प्रॉपर्टी में जहाँ पर लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर के सरफेस की तरफ और यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकंड मैसेंजर इज जनरेटेड बाय जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। तो यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर जी कपल प्रोटीन के द्वारा जो ह्यूमन आई में रिलीज होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी क्या कराता है, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ये शट डाउन करा देता है कैटायन चैनल की वजह को और जिसकी वजह से कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और सिग्नल ब्लिंक हो जाता है। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस इन मेमेलियन सेल इज इन्वॉल्व विथ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स में हम लोग को मालूम है, इसको हम लोग डस्टबिन ऑफ सेल्स भी बोलते हैं जहाँ पर सारा डाइजेशन अनवांटेड मटेरियल का डाइजेशन होता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेमेशन डज नॉट। तो इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से कौन सा फंक्शन यहाँ पर शो नहीं किया गया उसको फाइंड आउट करना है। तो पहला फंक्शन डिस्ट्रॉय एंड रिमूव पैथोजन, ये ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूट द पैथोजन इवनली थ्रू आउट द सिस्टम, ये भी ट्रू। कन्फाइन द पैथोजन एंड इट्स प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है। रिपेयर द डैमेज टिश्यू, ये वाला प्रोसेस नहीं होता, ये रिपेयर नहीं करता डैमेज टिश्यू को। ठीक है, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस से सेल में जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सकता है या फिर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, रिमूव पैथोजन, डिस्ट्रॉय एंड रिमूव पैथोजन, और एक ही जगह पैथोजन को कन्फाइन किया जाता ताकि वो स्प्रेड ना कर सके। लेकिन ये कभी भी रिपेयर द डैमेज टिश्यू नहीं करते, ये और डैमेज करते हैं टिश्यू को। ठीक है, तो आंसर होगा डी। डज नॉट पूछ रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल दैट एक्सप्रेस द एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर आर। तो ये बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं जो एंटीजेनिक स्पेसिफिक रिसेप्टर उनके सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये लिम्फोसाइट के पार्ट है। तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की इम्यूनिटी होते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग प्राइमरी इम्यूनिटी कहते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होता है और ये ब्रॉडली सारे पैथोजन के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो हमारे तो ऑप्शन में इज द फर्स्ट टू इंगेज अपन इनिशियल इनकाउंटर विद द एंटीजन, ये ट्रू है। इज द मोस्ट पैथोजन स्पेसिफिक, नहीं है, स्पेसिफिक पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होता। रिस्पॉन्ड मोस्ट इफेक्टिवली ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, नहीं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेमोरी फॉर्मेशन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इज द टारगेट फॉर वैक्सीनेशन, नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीमॉर्फोसिस इज रीजनरेशन थ्रू। कोई लॉस्ट ऑर्गन को फिर से रीजनरेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूट सैलामेंडर, जहाँ पर उनके टेल या कोई बॉडी पार्ट इनके अगर लॉस हो गए एक्सीडेंटली तो वो फिर से रीजनरेट कर जाते हैं क्योंकि उनके जो सोमैटिक सेल्स हैं वो फिर से क्या करते हैं, डी डिफ्रेंशिएट।
और इससे ये स्टेम सेल्स फॉर्म करते हैं और उससे न्यू ऑर्गन को डेवलप कर लेते हैं। तो ये होगा री इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल फॉलोड बाय पैटर्निंग एज सुन एज एम्फीबियंस सच एज न्यूट। आंसर विल बी सी। Moving to next question, which one of the following type of stem cells can be derived from differentiated disease human cells? यहाँ बोल रहा है कि अगर disease human cell है, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर को ले लें, ये डिजीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो इनके कुछ पोर्शन को कट कर देते हैं। कट करने के बाद से ये देखा गया कि लीवर के सेल्स वापस रीगेन कर लेते हैं इट्स ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पर ये पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर इंड्यूस करके, ये इंड्यूसिबल प्रोसेस है जहाँ पर फिर से सोमैटिक सेल्स डिफरेंशिएट करके ओरिजिनली गेन कर लेते हैं, या फिर स्किन के भी हो सकते हैं जो मेमेलियन सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पर ये होगा इंड्यूसिबल प्लोरिपोटेंट, ये आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू जनरेट द नॉकआउट माउस फॉर ए स्पेसिफिक सिंगल जीन कॉपी विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी अडॉप्टेड? तो सिंगल जीन को नॉकआउट करने के लिए हम लोग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकुलर जीन है और इसको नॉकआउट करना है, तो इन नॉकआउट वाले जीन जो चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ये जीन, ये वाले नॉकआउट जीन माइनस है यहाँ पर, और इसको एक प्लाज्मिड के थ्रू हम लोग इसके अंदर सेल्स के अंदर डालते हैं, और यहाँ पर ये क्या करता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, ये वाले को यहाँ रिप्लेस कर देंगे और जीन वाला ये यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ हेमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। आंसर विल बी डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम और द मॉलिक्यूल दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल इज रेफर्ड टू एज। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे O2 माइनस, ये फ्री रेडिकल है। तो आंसर होगा सी। द टाइप ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज द मोस्टली कॉज सेल किलिंग ऑन एक्सपोजर टू आयनाइजेशन रेडिएशन इज। तो इसका आंसर होगा डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए को अगर यहाँ पे यूवी या फिर हाई एनर्जी बीम पास करे तो ये डबल ब्रेक कर देते हैं, और डबल ब्रेक करने की वजह से उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो आंसर होगा ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन विच इज मोस्ट कॉमनली डैमेज बाई यूवी रेज, स्किन इज मोस्टली एक्सपोज टू द बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड। सनलाइट में यूवी का हो रहता है, तो वहाँ पर ये यूवी क्या करता है, स्किन पर फॉल करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज स्पेसिफिक टू डिटेक्शन ऑफ सेल अंडरगोइंग एपोप्टोसिस? तो सेल गोइंग एपोप्टोसिस को एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है एनेक्सिन 5 लेवलिंग। अब ये क्यों है, क्योंकि एपोप्टोसिस प्रोसेस क्या है, एपोप्टोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच सेल इज अंडरगोइंग प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जहाँ पर सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेसिकल्स में पैक होंगे, इनका साइज श्रिंक करते चला जाएगा, छोटे होते चले जाएंगे, और फिर फाइनली ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर जाएंगे और इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सेल सरफेस पे कुछ चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर एपोप्टोसिस में देखा गया है कि एक स्पेसिफिक टाइप के फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक कौन सा, फॉस्फोटाइडिल सेरीन। ये क्या होता है, बाहर की तरफ रहते हैं और ये अब अंदर की तरफ चले जाएंगे जब एपोप्टोसिस कराना। तो ये सिग्नल है, ये जनरली रहते कहाँ हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस की तरफ में, लेकिन जब इंट्रा सेलुलर की तरफ चले गए तो ये सिग्नल चला जाता है कि एपोप्टोसिस कराना है। तो एनेक्सिन बेसिकली करता क्या है कि इसको डिटेक्ट करेगा, फॉस्फोटाइडिल सेरीन। अगर फॉस्फोटाइडिल सेरीन बाहर की तरफ है तो ये इजीली उसके साथ बाइंड कर जाएगा एनेक्सिन 5 और वहाँ पर कलर देगा। इसका मतलब वो सेल्स एपोप्टोसिस में नहीं जा रहे हैं। जिस सेल्स में कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि फॉस्फोटाइडिल अब बाहर की तरफ नहीं है, वो अंदर की तरफ चले गए, तो अब एक्सपोज नहीं है, तो एनेक्सिन 5 से लेबल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है वो एपोप्टोसिस के लिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बी, इसको यूज़ करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ कैंसर? तो कैंसर के लिए सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंसिएशन। तो इसका आंसर होगा प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है सेल
प्लोरिफरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करके फिर से फास्ट डिवाइड कर रहे हैं और उनका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। बाकी म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, माइटोसिस, मियोसिस और जनरल इनएस्टेबिलिटी और हेटरोजेनेसिटी कभी नहीं होता। कैंसरस सेल्स हमेशा होमोजेनेसिटी होते हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा बी, प्लोरिफिलेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोकोडाजोल इज करेक्ट। तो नोकोडाजोल बेसिकली ये एक ड्रग है जो बाइंड करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में बाइंड करके उनके पॉलीमराइजेशन को क्या करता है, इनहिबिट, और जिसकी वजह से सेल में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस में, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर से अटैच करके माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होते हैं, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल कराता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो सेल्स में डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये प्रोसेस फिर एपोप्टोसिस के लिए जाएंगे, और एपोप्टोसिस से सेल डेथ होता है। तो ये ड्रग हम लोग यूज़ कर सकते हैं एपोप्टोसिस को प्रमोट कराने के लिए, जिसकी वजह से कैंसर सेल की डेथ होगी। तो ये मेडिसिन ड्रग यूज़ हो सकता है एंटी कैंसरस, जिसको हम लोग यहाँ पर कोई भी कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका फोर्थ, बाइंड टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ यूनिट एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन। तो आज का सेशन बस यहीं तक। मैंने इस 5 वीडियोज़ में 2018 जेएनयू लाइफ साइंसेस के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, खासकर बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को। मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व नहीं किया, मैंने लाइफ साइंसेस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियोज़ को देखिए, ये आपके हेल्प करेगी आपके जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि किसी स्पेसिफिक ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, किसी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।